हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। आज की इस वीडियो में हम यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी पर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है, रिसर्च मेथोडोलॉजी आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का 50% वेटेज होता है। यानी 50% मतलब आपका जो पेपर 1 होता है वो रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट होता है और रिसर्च मेथोडोलॉजी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो जनरली आपको पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, वो सारे एमसीक्यूज आज के सेशन में मैंने कवर करने की कोशिश करी हूँ। अब मैं आपको बता दूं, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जो एप्लीकेशन फॉर्म है, उसकी लास्ट डेट है आपकी 6 अगस्त 2022। यानी 6 अगस्त के पहले पहले आप आपके एप्लीकेशन फॉर्म को जल्द से जल्द आप फिल करिएगा। आपको सारा प्रोसेस देख लेना है। मैंने डिटेल में भी वीडियो बना रखा है, आप वो भी देख लीजिए एक बारी जाके, जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। अब मैं आपको बता दूं, जो कि आपका पेपर 1 होता है पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में रिसर्च मेथोडोलॉजी, तो इसके लिए हम आपको प्रिपेयर करवाते हैं, जिसमें हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं। आपको वीडियो लेक्चर्स हमारे देखने मिलेंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। थ्योरी और एमसीक्यूज दोनों वीडियो लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं। थ्योरी से आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करेंगे, देन एमसीक्यूज से ट्रिक्स बताएंगे सारे हम आपको। देन नोट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर रखे हैं। इंटरव्यू के लिए भी काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। मॉक टेस्ट किसी भी टेस्ट को, अगर आप किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं तो मॉक टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मॉक टेस्ट से आपकी प्रैक्टिस होती रहती है, आपको पता लगता है कि आप कितना आपका प्रिपेयर हुआ है, कितना आपके और प्रिपरेशन से कौन से टॉपिक्स पर आप वीक हो। एंड फाइनली 1500 प्लस एमसीक्यूज रिवीजन पीडीएफ जो कि आपका रिवीजन करती है। सो ये सारा कोर्स आपको हम एक ही जगह पर प्रोवाइड कर रहे हैं, काफी कम फी में। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, 100% गारंटी वाला कोर्स है। हम आपको गारंटी देते हैं कि हमारे ही कोर्स से आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। जल्द से जल्द हमें स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू आप हमें कॉन्टैक्ट करिए हमारे कोर्स को एक्सेस करने के लिए। और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ नीचे कमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रखा है, जिससे कि आप हमारे ऐप के 1 क्लिक में ही आप स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं। वहां पर आपको कोई ऑप्शन नहीं आता है ऐप को डाउनलोड करिए, आप 1 क्लिक में ही सारी चीजें आप एक्सेस कर सकते हो। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो एक बार ये एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अच्छे तरीके से हमारे कंटेंट जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जो स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में एक बार मैं आपको फटाक से बता दूं कि हमारे इस कोर्स में हम आपको वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, नोट्स प्रोवाइड करते हैं और 1500 प्लस एमसीक्यूज रिविजन पीडीएफ। ये सारा जो कंटेंट आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये आपको एक ही जगह मिलेगा। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंटरनेट से स्टडी मटेरियल रिफर करते हैं। सो इंटरनेट पे जो लैंग्वेज यूज करी जाती है, बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज करी जाती है, जिससे कि आपको समझ नहीं आता है क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से ये जो कंटेंट है आपको किस तरीके से रीड करना है, कितना कंटेंट आपको फॉलो करना है। क्योंकि हम हमारे कोर्स में आपको बताते हैं आपको कितना स्टडी मटेरियल यूज करना है। बहुत ज्यादा भी नहीं आपको पढ़ना है, बहुत कम भी नहीं, आपको जितना सफिशियंट है आपके स्टडी के लिए उतना आपको पढ़ना है। सो हमारे कोर्स में हम आपको गाइड करते रहते हैं कि किस तरीके से आपको किस टॉपिक पर ज्यादा फोकस रहना है, कहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। ये सारी चीजें हमारे कोर्स में हम आपको बताते हैं। सो हमारे ये जो कोर्स है, हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि हमारे इसी कोर्स से आपको एग्जाम में 30 से 35 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो जल्द से जल्द आपको कोर्स को परचेस करना है। परचेस करने के लिए स्क्रीन पर ये जो नंबर नजर आ रहा है, इस पर व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है। याद रखिएगा, नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा। और आप हमारे इस ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यूज। निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्रक्रिया शुरू करने में पहला कदम है? Which of the following is the first step in starting the research process? इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है और ये फाइंड आउट करना है कि दिए गए विकल्प में से कौन सा एक ऐसा विकल्प है जो किसी शोध प्रक्रिया शुरू करने में पहला कदम होता है, या फिर कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो किसी रिसर्च प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप होता है। रिसर्च प्रोसेस को स्टार्ट करने में फर्स्ट स्टेप होता है, वो कौन सा फर्स्ट स्टेप होता है, हमें ये पता लगाना है। सो याद रखिएगा, किसी भी शोध प्रक्रिया शुरू करने में जो हम पहला स्टेप लेते हैं, पहला कदम क्या लेते हैं हम, कि हम उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम मतलब समस्या की पहचान। हम कोई भी समस्या होती है उसको पहले हमको पहचानना होता है। अगर आप समस्या को पहचानोगे तभी उसके बारे में आगे खोज कर पाओगे। तो याद रखिएगा, शोध प्रक्रिया शुरू करने में जो पहला कदम होता है, जो पहला स्टेप होता है, वो होता है किसी भी समस्या की पहचान। आपको पहले एक समस्या पता होनी चाहिए, उस समस्या को आपको पहचानना होगा, तभी तो आप रिसर्च कर पाओगे, तभी तो आप आपकी शोध स्टार्ट कर पाओगे, शोध प्रक्रिया शुरू कर पाओगे। ओके, अब
जो रिमेनिंग ऑप्शन है हम वो भी देख लेते हैं, जो गलत ऑप्शन आपको जो गलत विकल्प दिए गए हैं आपको हम वो भी देख लेते हैं। सर्चिंग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू लोकेट द प्रॉब्लम, मतलब समस्या का पता लगाने के लिए जानकारी के खोजना। मतलब आपने क्या करा, आपकी जो समस्या है उसको पता लगाना है, चाहे आपने उसका कुछ अपने सोल्यूशन पता लगाना चाहे तो उसके लिए आपने क्या करा, कोई चीजों को खोजा, अपने उस समस्या को पता लगाने के लिए आपने क्या करा, कुछ इंफॉर्मेशन खोजा। तो आपको तो इतना पता होना चाहिए, अगर आपके पास प्रॉब्लम ही नहीं पता आपको, तो आपको समस्या की ही पहचान नहीं है अभी तक, तो उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन कैसा खोजोगे, आप उनके उसके बारे में जानकारी कैसा खोज सकते हो। तो यहाँ पर आपका जो है विकल्प ए गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। देन विकल्प बी सर्वे ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, मतलब संबंधित रचना का सर्वेक्षण। आप क्या कर रहे हो, सर्वे करवा रहे हो, मतलब आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो। अगेन आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से जानकारी खोज रहे हो। जैसे मैंने आपको अभी बताया है, क्या अगर आपको तो पहले समस्या पता होना चाहिए, तभी आप आगे रिसर्च कर पाओगे, तभी आप आपका शोध की प्रक्रिया शुरू कर पाओगे। बिना आपको किसी समस्या की पहचान के आप कैसा शोध स्टार्ट करोगे, आप कैसा आपकी शोध प्रक्रिया शुरू करोगे। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प भी आपको गिवन है ये भी गलत होगा। देन विकल्प डी हम देख लेते हैं, जो कि है सर्चिंग फॉर सॉल्यूशन टू दी प्रॉब्लम। अगेन यहाँ पर आपको ऑप्शन ए बी और डी तीनों का भी मतलब सेम ही है। आप क्या कर रहे हो, वो किसी भी समस्या का हल निकाल रहे हो, समस्या का समाधान खोज रहे हो, उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हो, आप सोल्यूशन सर्च कर रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो, समस्या का समाधान खोज रहे हो। आपने क्या करा, मैंने आपको पहले ही बताया कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है, किसी भी रिसर्च प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप क्या है, फिर किसी शोध प्रक्रिया को शुरू करने का जो पहला कदम होता है कि आप कोई समस्या को पहचान लेते हो। बिना समस्या को पहचाने में अगर आप उस समस्या का कैसे समाधान खोज करोगे, उसका कैसा सोल्यूशन कैसे खोज करोगे आप। ओके तो पहले आप क्या करोगे, किसी भी रिसर्च प्रोसेस का, किसी भी शोध प्रक्रिया का शोध प्रक्रिया को शुरू करने में जो पहला कदम होता है, जो फर्स्ट स्टेप होता है, वो होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए प्रॉब्लम, मतलब समस्या का पहचान। किसी भी समस्या को आपको पहचानना होगा, तभी आप आगे रिसर्च कर पाओगे, तभी आप आगे शोध कर पाओगे। इसलिए आपका इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाएगा, आपका इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, समस्या की पहचान, that is identification of the problem. And the term ICT was coined by, ICT शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था। इस प्रश्न में हमें पता लगाना है ICT इस शब्द को, इस टर्म को किस साइंटिस्ट ने गढ़ा था, यानी ICT इस टर्म को किस साइंटिस्ट ने लॉन्च किया था ये टर्म। तो याद रखिएगा ICT इस टर्म को जिम डोम्सिक, इस साइंटिस्ट ने ये टर्म को लॉन्च किया था और कॉइन किया था इन द ईयर 1981। 1981 में जिम डोम्सिक ने इस टर्म को कॉइन किया था। और याद रखना है आपको, आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब आईसीटी इस टर्म को क्यों लॉन्च करा गया, इसके यूज क्या है, आईसीटी होता क्या है। सो आईसीटी जैसे इंफॉर्मेशन यानी हर टाइप की आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है थ्रू इंटरनेट और सेल फोन्स पर, कंप्यूटर्स पर, आपके लैपटॉप्स पर। उसी तरीके से कम्युनिकेशन यानी जिससे हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं इजीली। सो आईसीटी एक ऐसा टूल है जिसके वजह से हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाया है। इसके वजह से कम्युनिकेशन फास्टर हो गया है। जैसे फॉर एग्जांपल रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम क्या हो सकती है, जैसे कोविड हमारे लिए एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो ऑल ओवर वर्ल्ड में वो डिसीज आई थी, जिसकी वजह से जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इजीली कम्युनिकेट किया दूसरी कंट्रीज से, और उसका हमने जो सोल्यूशन है वो फास्ट वे से फाइंड आउट कर लिया थ्रू आईसीटी की हेल्प से ही ये हो पाया। सो याद रखिएगा आईसीटी का एग्जाम में आपको यूजेस पूछा जाता है, आईसीटी किसने कॉइन किया था ये भी एग्जाम पूछा जाता है, सॉरी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपको ये 2016 में पूछा गया
देन उसके बाद आपको ये भी पूछा जाता है कि आईसीटी का यूज क्या है, आईसीटी का मतलब क्या होता है। जिससे आईसीटी क्या होता है, जो हम इंटरनेट, वायरलेस नेटवर्क, सेल फोन, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और सोशल नेटवर्किंग, एजुकेशन और टेलीफोन और यू कैन से मार्केटिंग, इन सारे सब ये सारे जो फील्ड्स है, ये सारे जो सोर्सेज हैं, इन सारे सोर्सेज में आप आईसीटी का ही यूज कर चीजों को डेवलप करते हो। और जैसे कि हम मेडिकल फील्ड में भी आईसीटी का ज्यादातर यूज करते हैं किसी डिसीज को डायग्नोस करने के लिए। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। आईसीटी का यूज क्या होता है, आईसीटी की डेफिनेशन क्या होती है, तो आपको याद रखना है आईसीटी की डेफिनेशन तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, तो फुल फॉर्म है। डेफिनेशन उसकी आपको अच्छी तरीके से एक बार रीड कर लेना है, जिसमें आपको सारे सोर्सेज के थ्रू आईसीटी हेल्प करता है। ये सारे यूजेस आपको एक बार पढ़ लेना है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। और याद रखिएगा, टर्म आईसीटी वाज कॉइन्ड बाय जिम डोम्सिक इन द ईयर 1981। सो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिम डोम्सिक। अगला प्रश्न, हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ, किस मामले में परिकल्पना परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दिए गए विकल्प में से, दिए गए टाइप ऑफ रिसर्च में से, दिए गए डिफरेंट प्रकार के अनुसंधान में से कौन सी एक ऐसी अनुसंधान है जिसमें आप आपकी जो परिकल्पना होती है उसका परीक्षण नहीं करते हो। मतलब दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी एक ऐसे रिसर्च है, कौन सी ऐसे टाइप ऑफ रिसर्च है जिसमें आप हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं करते और हाइपोथेसिस टेस्टिंग उस केस में रिक्वायर्ड नहीं होती है। तो याद रखिए, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हाइपोथेसिस यानी आपकी परिकल्पना होती क्या है। तो हाइपोथेसिस क्या होता है, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है आपका। हाइपोथेसिस आपका एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है। टेंटेटिव मतलब कुछ समय के लिए आप मान लेते हो कि ऐसा करने से हो सकता है ऐसा हो। सो ये होता है आपका टेंटेटिव स्टेटमेंट, जिसमें आप आपके अनुमान लगाते हो, आप कुछ भविष्यवाणी करते हो, उसी को हम कहते हैं परिकल्पना। परिकल्पना का मतलब होता है आप आपके नॉलेज के बेसिस पर आप कोई चीजों पर, कुछ फिनोमेना पर भविष्यवाणी करो और उसी भविष्यवाणी को आप आपके जो शोध होती है, आप आपकी जो अनुसंधान होती है उसमें उसका परीक्षण करते हो, उसी को हम कहते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग कौन से रिसर्च में नहीं की जाती है, वो होती है आपकी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जिसे हम कहते हैं वर्णनात्मक अनुसंधान। सो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च यानी वर्णनात्मक अनुसंधान ये होती क्या है। सो याद रखिएगा, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हमारे पास जो फेनोमेना होता है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फेनोमेना होता है, ऑलरेडी हमारे पास एक फेनोमेना अवेलेबल होता है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास प्रेजेंट होती है। उसी फेनोमेना को हम एनालाइज कर उसको एज इट इज डिस्क्राइब करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हमारे पास फेनोमेना ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, उस फेनोमेना में जब हमें जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसी इंफॉर्मेशन को हमको एनालाइज करना होता है और हमें उसे एज इट इज डिस्क्राइब करना होता है। इसी को हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। सो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें बस जो दिया गया फेनोमेना उसको एनालाइज कर एज इट इज उसको लिखना है, एज इट इज उसको डिस्क्राइब करना है। तो यहाँ पर आपको हाइपोथेसिस को टेस्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर आप कोई टेस्टिंग ही नहीं करते, आप कोई चीजों को टेस्ट नहीं करते, आप कोई चीजों का कुछ नया फाइंड आउट नहीं करते, बल्कि जो दिया गया है उसी को डिस्क्राइब करने के लिए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का यूज करा जाता है। तो याद रखिए, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च ऐसी रिसर्च होती है जिसमें आप आपके हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं करते हो, यानी वर्णनात्मक अनुसंधान एक ऐसी अनुसंधान होती है जिसमें आपकी जो परिकल्पना होती है उसका परीक्षण नहीं करते हो। सो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब जो रिमेनिंग ऑप्शन है, जो बचे हुए विकल्प है, उन्हें भी हम एक एक बार देख लेते हैं। जैसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है, जिसमें आप कोई दो वेरिएबल्स के बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखते हो, यानी कारण एंड प्रभाव देखते हो दो चरों के बीच में, जो कि होते हैं आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसा अफेक्ट कर रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पर, ये आप देखते हो। और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में याद रखिए, आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप मैनिपुलेट करते हो, यानी हेर फेर कर सकते हो उसमें और कुछ चेंजेस कर सकते हो, ये देखने के लिए कि वो डिपेंडेंट वेरिएबल पर उसका कैसा प्रभाव दिखा रहा है, यानी कैसे चेंजेस दिखा रहा है, उसका कैसे इफेक्ट दिखा रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल पर। सो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उसको आप रैंडमली असाइन कर सकते हो, आप कम ज्यादा कर सकते हो, ये आपके पास है, आप किसी भी तरीके से चूज कर सकते हो। आपका
पर्टिकुलर यही नहीं रहता है कि अब मैं यही टर्म लूंगी, यही लोगों को लेकर टेस्ट करूंगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम रैंडमली लोगों को असाइन करते हो और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हो। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट देखते हो डिपेंडेंट वेरिएबल पर, यानी आप यहाँ पर हाइपोथेसिस, जनरली आपकी हाइपोथेसिस को ही आप टेस्ट करते हो। आप यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में देखते हो कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप ये देखोगे कि एक प्लांट है, इसकी ग्रोथ कैसी होगी अगर मैं इसको वाटर दूंगी तो। ओके, वाटर देने से प्लांट की ग्रोथ कैसी हो रही है। तो यहाँ पर आप गेस कर रहे हो, यहाँ पर आप आपके अनुमान लगा रहे हो, आप आपकी भविष्यवाणी कर रहे हो कि हो सकता है अगर मैं ज्यादा वाटर दूं तो हो सकता है इस प्लांट की ग्रोथ भी ज्यादा हो। सो ये होती है आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब दूसरा ऑप्शन है आपका एक्सपोज फैक्टो। एक्सपोज फैक्टो रिसर्च क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि एक्सपोज फैक्टो रिसर्च को हम कॉजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी कहते हैं। ओके, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को हम एक्सपोज फैक्टो रिसर्च को हम कॉजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहते हैं, जिसमें हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं, अगेन हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ही इफेक्ट देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पर कैसा हो रहा है। लेकिन कॉजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और एक्सपोज फैक्टो रिसर्च में हम जो भी फेनोमेना हैपन हो जाता है उसके बाद उस पर स्टडी करते हैं। जैसे कोविड डिसीज हो गई, फिर रिसर्चर ने उसके बाद वो डिसीज होने के बाद उस फेनोमेना पर स्टडी की, यानी एक फैक्टर हैपन हो गया, कुछ हैपन हो गया, उसके बाद कुछ इंसिडेंट हैपन हो गया, उसके बाद उस पर रिसर्च की जा रही है, उसे हम कहते हैं एक्सपोज फैक्टर और कॉजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जिसमें आप आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ना ही मैनिपुलेट करते हो ना ही रैंडमली असाइन करते हो, लेकिन इसमें भी आप आपके हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो। इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन ए एंड सी, यानी विकल्प ए एंड विकल्प सी इस प्रश्न का गलत उत्तर हो जाएगा, और इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और वर्णनात्मक अनुसंधान। अगला प्रश्न, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ, सहसंबंध का गुणांक स्वतंत्र है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन किस चीज पर डिपेंड नहीं करता है। इंडिपेंडेंट यानी किस चीज पर डिपेंड नहीं करता है, किसी पर डिपेंड नहीं करता है, वो कौन होता है, वो किस ऑप्शन में हमें दिया गया है कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन किस चीज पर डिपेंड नहीं करता है। सो याद रखिएगा, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ये होता क्या है। सो कोरिलेशनल रिसर्च में कोएफिशिएंट होता है जिसे हम कहते हैं कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट। तो याद रखिएगा, इस साइंटिस्ट ने इस कोएफिशिएंट को दिया था जिसका नाम है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट। एग्जाम में इस पर भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ये किस साइंटिस्ट ने दिया था इस कोएफिशिएंट। तो याद रखिएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट। अब कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट होता क्या है कोरिलेशन रिसर्च में, तो याद रखिएगा कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट की वैल्यू आपकी -1 से +1 के बीच में लाई करती है। अगर आपके कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट की वैल्यू -1 आ रही है, दैट मीन्स आपके जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स के बीच में परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है। और अगर आपके जो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट है उनकी वैल्यू +1 है, सो याद रखिएगा उस केस में आपके जो वेरिएबल्स है, आपके चर है, चरों के बीच में परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, और 0 का मतलब होता है कि कोई रिलेशन नहीं होता है। सो ये होते हैं आपके कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट जिसके वैल्यूज -1 से +1 के बीच में लाई करती है। अब याद रखिएगा कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट जिसे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कहते हैं। सो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला आपको पहले पता होना चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सो ये होता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला। तो इस तरीके से आपका फॉर्मूला होता है, इसे हम कहते हैं सबमिशन। ये आपके ऑब्जर्वेशंस होंगे, और ये आपके xi और yi ये आपके ऑब्जर्वेशन होते हैं। सो x ये आपका फर्स्ट वेरिएबल हो जाएगा, क्योंकि दो वेरिएबल्स के बीच में हम कोरिलेशनल रिसर्च में संबंध देखते हैं, उनके बीच में कैसा रिलेशन है। सो xi जो होता है आपका ये फर्स्ट वेरिएबल हो गया, और yi ये आपका हो जाएगा सेकेंड वेरिएबल। ऐसे दो वेरिएबल होते हैं कोरिलेशनल रिसर्च में, और उनके बीच में आप संबंध देखते हो। सो ये पता चल गया आपको xi और yi क्या होता है। अब नेक्स्ट टर्म हमें दिया गया है, नेक्स्ट लेटर x बार y बार, नेक्स्ट वेरिएबल हमें दिया गया x बार y बार। सो x बार और y बार क्या होता है, ये होता है आपके मीन। अब आपने कुछ मान लीजिए सैंपल से कुछ इंफॉर्मेशन निकाल लिया, उनकी हाइट निकाल लिया, हाइट का आप मीन देखोगे और बताओगे कि इस पर्टिकुलर जो पॉपुलेशन है उसमें ज्यादातर लोगों की हाइट क्या होती है, तो ये हो गया आपका मीन। सो बार जब भी आ गया मतलब ये मीन हो जाएगा आपका, और एक्स आई मतलब ये फर्स्ट वेरिएबल के ऑब्जर्वेशन, यानी फर्स्ट वेरिएबल का आपने जो भी डेटा कलेक्ट करा वो होता है, और वाई आई मतलब सेकंड वेरिएबल का आपने जो भी डेटा कलेक्ट करेगा वो हो जाएगा आपका वाई आई। ये हो गया आपका। अब ये साइन क्या होती है, इसे हम कहते हैं सबमिशन, जिसका मतलब होता है एडिशन। सबमिशन का मतलब होता है एडिशन, ये हमें पता चल गया। अब
यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज इन स्केल। अगर हम चेंज करते हैं अपने ओरिजिन में और स्केल में कुछ चेंज करते हैं तो क्या कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से इसका कोई लेना देना नहीं होता है, इससे कोई डिपेंड नहीं करता है इन चीजों पर। सो यस, याद रखिएगा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ना ही आपके चेंज ऑफ स्केल में और ना ही चेंज ऑफ ओरिजिन से डिपेंड करता है, इन दोनों से इंडिपेंडेंट होता है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, क्योंकि अगर आप स्केल में भी कोई चेंज कर लो या फिर ओरिजिन में भी कुछ चेंज कर लो, आपका जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है उसको कुछ उस पर अफेक्ट नहीं होता है, ये इन दोनों से इंडिपेंडेंट होता है। अब किस तरीके से, अब मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट कर लिया। अब कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद आपने उस इंफॉर्मेशन को प्लॉट कर दिया कुछ ग्राफ में। अब ग्राफ में प्लॉट करने के बाद आपने पहले वेरिएबल का मान लीजिए कुछ, यहाँ पर आपके ओरिजिन के पास 10 वैल्यू आ रही है, 20 वैल्यू आ रही है। अब मैंने क्या किया, मैंने जो ओरिजिन था इस 10 को मैंने थोड़ा मूव कर लिया, तो 10 यहाँ पर आ जाएगा, मेरा 20 यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हो, यहाँ पर हमारे जो फॉर्मूला है इसमें माइनस दिया गया है हमें। जब मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट करूंगी और मैं माइनस करूंगी तो ये ऑलरेडी इसी जगह पर मेरी वैल्यू आ जाएगी। तो जैसे कि देख रहे हो आप, कुछ चेंजेस ही नहीं होगा, यानी आपके जो ओरिजिन है ओरिजिन से कुछ चेंज नहीं हो रहा है, जितना गैप है उतना ही गैप रह रहा है आपका। दैट मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो होता है इसमें जो ओरिजिन वैल्यू होती है इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है आपका। सो कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इंडिपेंडेंट होता है आपका ओरिजिन से। अब स्केल देखते हैं। अब स्केल मान लीजिए यहाँ पर आपकी 10 है, स्केल 10 है, मैंने इसको बढ़ा दिया उस स्केल को। जैसे हम कोई चीज कभी हमें हमारे आय से नहीं दिखती तो हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तो हम क्या करते हैं उसका स्केल बढ़ा देते हैं। सो उस केस में मैंने मान लीजिए यहाँ पर मैंने स्केल बढ़ा दिया, ये 10 को मैंने ले लिया 10K ले लिया। अब मैं अगर यहाँ पर हर जगह 10K और 20K डाल दूंगी, अब यहाँ पर 10K मान लीजिए और यहाँ पर 20K, तो यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो यहाँ पर मेरा जो k है ये कांस्टेंट k है मान लीजिए। तो ये मैं इसको बाहर निकाल लूंगी, तो यहाँ पर k और k बाहर आ जाएगा, तो ये k और k कैंसिल हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको फिर से सेम ही फॉर्मूला देखने मिलेगा। तो इसके लिए हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो होता है आपका स्केल और ओरिजिन अगर आप चेंज करते हो तो इसका इस पर कोई अफेक्ट नहीं होता। इसलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, चेंज ऑफ स्केल एंड ओरिजिन ओनली, केवल पैमाने और उत्पत्ति का परिवर्तन। अगला प्रश्न, एनोवा वॉज गिवन बाय, एनोवा द्वारा दिया गया था। तो इस क्वेश्चन में हमें पता करना है कि एनोवा ये किस साइंटिस्ट के द्वारा ये नाम दिया गया था, ये टर्म दिया गया था। तो याद रखिएगा एनोवा ये R.A. फिशर यानी रोनाल्ड फिशर इस साइंटिस्ट ने दिया था इन द ईयर 1918 में रोनाल्ड फिशर यानी R.A. फिशर इस साइंटिस्ट ने एनोवा इस टर्म को लॉन्च किया था। अब एनोवा क्या होता है, याद रखिएगा एनोवा का फुल फॉर्म होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। अब एनोवा किस लिए हम यूज करते हैं, तो याद रखिएगा एनोवा एक स्टैटिस्टिकल टूल होता है, एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट होता है, जिसे हम ये टेस्ट करने के लिए देखते हैं कि 2 से ज्यादा सैंपल के मीन को कंपेयर करने के लिए। ओके, जब 2 से ज्यादा आपके पास सैंपल्स होंगे उनके मीन को अगर आपको कंपेयर करना है तो आप एनोवा टेस्ट यानी एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इसका यूज करोगे। और याद रखिएगा एग्जाम में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है एनोवा पर। सो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इस टेस्ट का हम यूज सिर्फ और सिर्फ इसीलिए करते हैं क्योंकि हमको ये देखना होता है कि ये कंपेयर करना होता है कि 2 से ज्यादा जो सैंपल्स है उनके मीन को कंपेयर करने के लिए। आपके पास अगर 2 से ज्यादा सैंपल्स ले लिया आपने, उस पर आपने स्टडी परफॉर्म किया, उससे जो आपको मीन मिल रहे हैं आपको उसको कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए आप एनोवा टेस्ट का यूज करोगे। अगर जब आपके पास सिर्फ 2 ही सैंपल होते हैं तो उस केस में आप या तो टी टेस्ट का यूज करोगे या तो जी टेस्ट का यूज करते हो। अब आपके पास 2 से ज्यादा सैंपल के मीन है, यानी 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 2 से ज्यादा हो सकते हैं, तो उस केस में आप एनोवा का यूज करोगे। सो एनोवा को हम कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ टी एंड जी टेस्ट, यानी
टी और जी टेस्ट में भी हम सेम इसी तरीके से करते हैं। टी और जी टेस्ट में हम दो सैंपल के मीन को कंपेयर करते हैं और उसी का एक्सटेंशन हम एनोवा को कहते हैं, यानी सेम करते हैं लेकिन यहाँ पर उसका एक्सटेंशन है इसमें, जिसमें हम टी और जी टेस्ट में जो नहीं कर पाते, यानी दो से ज्यादा मीन को कंपेयर नहीं कर पाते, यही हम एनोवा में करते हैं कि दो से ज्यादा सैंपल के मीन को कंपेयर करने के लिए हम एनोवा इस टेस्ट का यूज करते हैं। और याद रखिएगा एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, एनोवा ये किस टेस्ट का एक्सटेंशन होता है। सो एनोवा ये टी एंड जी टेस्ट, ये दोनों भी टेस्ट का एक्सटेंशन होता है। और एनोवा वाज गिवन बाय R.A. फिशर यानी रोनाल्ड फिशर इन द ईयर 1918। सो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, R.A. फिशर। एंड शून्य परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए एक शोधकर्ता उपयोग नहीं करता है। टू टेस्ट नल हाइपोथेसिस अ रिसर्चर डज नॉट यूज। सो इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि रिसर्चर यानी आपके शोधकर्ता है, वो शून्य परिकल्पना का परीक्षण कर रहे हैं, यानी नल हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे हैं। सो नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए जो रिसर्चर है वो कौन सा टेस्ट का उपयोग करेंगे, कौन सा टेस्ट का यूज करेंगे, हमें ये पता करना है। जैसे कि आपको पता है हम रिसर्च में हाइपोथेसिस ले डाउन करते हैं, यानी हम अपने अजम्पशंस और गेसेस के बेसिस पर एक हाइपोथेसिस, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट ले डाउन करते हैं जिसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं। और उसमें आपकी जो नल हाइपोथेसिस होती है, नल हाइपोथेसिस बताती है कि जो चर है आपके चरों के बीच में कोई संबंध नहीं है, यानी वेरिएबल्स के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। अब नल हाइपोथेसिस को रिसर्चर अपनी रिसर्च में टेस्ट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ नल हाइपोथेसिस को यानी शून्य परिकल्पना का रिसर्चर परीक्षण करते हैं। अब शून्य परिकल्पना का जब रिसर्चर आपके शोधकर्ता जो है ये इसका टेस्ट करते हैं, इसका परीक्षण करते हैं, ये बताते हैं वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, यानी ये सत्य है या फिर असत्य है, ये हमें बताते हैं। अब जब नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करा जाता है तो इसके लिए जो शोधकर्ता है ये डिफरेंट डिफरेंट और अलग अलग प्रकार के परीक्षण का उपयोग कर कर नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। अब कौन कौन से वो टेस्ट होते हैं, सो याद रखना है काय स्क्वायर टेस्ट, टी टेस्ट एंड एनोवा टेस्ट। यानी काय स्क्वायर परीक्षण, टी परीक्षण और एनोवा, इन तीनों भी परीक्षण का शोधकर्ता यूज करते हैं, उपयोग करते हैं शून्य परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए। अब काय स्क्वायर टेस्ट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से सुनना है। कई स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि काय स्क्वायर टेस्ट होता क्या है। सो काय स्क्वायर टेस्ट के तीन मेजर पॉइंट आपको याद रखना है। सो फर्स्ट पॉइंट होता है काय स्क्वायर टेस्ट यूज करा जाता है डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू। ओके, डिफरेंस बिटवीन यानी ऑब्जर्व वैल्यू का जो डिफरेंस होगा, यानी ऑब्जर्व वैल्यू आपकी जो आएगी और एक्सपेक्टेड वैल्यू जो आएगी आप उसका माइनस करोगे, यानी डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है, ऑब्जर्व वैल्यू क्या होगी कि आपको जो एक्चुअल मार्क, जैसे फॉर एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू आपने एक पेपर देकर आ गया, पेपर 100 मार्क का आपका पेपर था, आपने एक्सपेक्ट कर लिया, आपने आपके करेक्शन देख लिया, आपने आपका आकर पेपर को एनालाइज करा और आपने ये देखा कि आपको हो सकता है 85 मिल सकते हैं मार्क्स आउट ऑफ 100। ओके, अब आपके जो ऑब्जर्व वैल्यू है, जो आपको एक्चुअल में रिजल्ट आने के बाद मिल रहा है आपको मार्क्स, वो मिल रहे हैं 80। तो ये हो गया आपका ऑब्जर्व वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू। सो डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू, यानी ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड वैल्यू का जो डिफरेंस है, इसे मेजर करने के लिए काय स्क्वायर टेस्ट का यूज करा जाता है। अब किस तरीके से आपको ऑब्जर्व वैल्यू मिल सकती है, जैसे सैंपल से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो वो हो जाएगी आपकी ऑब्जर्व वैल्यू। आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर कर देखे, एक्सपेरिमेंट के पहले आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इतना मुझे मिल सकता है, और ऑब्जर्व क्या है, जो रियल वैल्यू आपको मिल रही है। उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन, आपका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, यानी आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, आपको सैंपल से कुछ इंफॉर्मेशन मिल गई है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन आपने कुछ इस तरीके से प्लॉट करा, क्या आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है या फिर नॉर्मल नहीं है, ये देखने के लिए भी आप काय स्क्वायर टेस्ट का यूज करते हैं। और थर्ड, कि आपका जो डेटा है ये इंडिपेंडेंट है या नहीं, डेटा आपका इंडिपेंडेंट है या फिर नहीं, ये देखने के लिए आपका डेटा इंडिपेंडेंट है, ये देखने के लिए आप
आपके काय स्क्वायर टेस्ट का यूज करते हैं, यानी किसी चीज का उस पर इन्फ्लुएंस तो नहीं है, कोई और ऐसा फैक्टर तो नहीं है कि जो आपके डेटा को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये देखने के लिए आप काय स्क्वायर टेस्ट का यूज करते हो। सो इस तरीके से आप आपके इस टेस्ट को परफॉर्म कर आप आपके नल हाइपोथेसिस का परीक्षण कर सकते हो, यानी शून्य परिकल्पना का टेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। उसी तरीके से विकल्प बी टी टेस्ट। टी टेस्ट क्या होता है, जिसमें आप किसी सैंपल के जो मीन होते हैं उनका सैंपल्स के मीन को कंपेयर करने के लिए आप टी टेस्ट का यूज करेंगे। सो सिर्फ 2 ही सैंपल के मीन को कंपेयर करने के लिए आप टी टेस्ट का यूज करते हो। और याद रखिएगा टी टेस्ट में आपको जो पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन 30 से कम होती है, लेस देन आपकी 30 होती है पॉपुलेशन, आपको याद रखना है, तब आप टी टेस्ट का यूज करते हो। सो नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए भी आप आपका टी टेस्ट का यूज करोगे, आपको ये पता होना चाहिए। उसी के साथ साथ एनोवा। एनोवा टेस्ट क्या होता है, याद रखना है, एनोवा मीन्स एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। एनोवा का ये एनोवा आपको शॉर्ट फॉर्म दिया गया है, एनोवा का फुल फॉर्म होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, यानी 2 से ज्यादा सैंपल्स के मीन को अगर कंपेयर करना है आपको, यानी 2 से ज्यादा, यानी 3 वेरिएबल्स हो सकते हैं, 4 सैंपल्स हो सकते हैं, उनके मीन को आपको कंपेयर करना है, तो उस टाइम पर आप एनोवा इस टेस्ट का यूज करोगे। सो काय स्क्वायर टेस्ट, टी टेस्ट और एनोवा टेस्ट, ये तीनों भी परीक्षण के हेल्प से और इन तीनों भी परीक्षण का उपयोग कर शोधकर्ता शून्य परिकल्पना का परीक्षण करते हैं। अब फैक्टोरियल एनालिसिस आपके नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए यूज नहीं किया जाता है, मतलब क्रम गुणित विश्लेषण जो होता है ये आपके नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए यूज नहीं किया जाता है। तो ये होती क्या है बेसिकली, तो याद रख रहे फैक्टोरियल एनालिसिस, जिसमें आप कुछ वेरिएबल्स को एनालिसिस करते हो। सो इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ए वेरिएबल, बी वेरिएबल, सी वेरिएबल, डी, ई एंड एफ वेरिएबल एंड जी वेरिएबल मान लीजिए। तो इतने सारे यहाँ पर वेरिएबल्स है, और ये कहूंगी मैं आपको कि ये जो वेरिएबल्स होते हैं यहाँ पर बहुत सारे जो वेरिएबल्स होते हैं एक दूसरे से ये कनेक्टेड होते हैं, उनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। अब फैक्टोरियल एनालिसिस में रिसर्चर जो अननेसेसरी है, जो उनको लग रहा है ऐसे वेरिएबल जो एक दूसरे से कम लिंक्ड है, उनमें इतना ज्यादा रिलेशन नहीं है, तो उनको एलिमिनेट करते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर बी और डी वेरिएबल एक दूसरे से ज्यादा रिलेटेड है, तो इन्हीं दो को रिसर्चर अपने रिसर्च में इनका उपयोग करेंगे और बाकी सबको एलिमिनेट कर देंगे। सो बेसिकली फैक्टोरियल एनालिसिस इसीलिए यूज करा जाता है कि डेटा को एनालाइज करे और जो ज्यादा डेटा है उसको कम करे, जो अननेसेसरी डेटा है, जो जिसका ज्यादा उपयोग नहीं हो सकता है, उसको कम कर दे। सो इसीलिए फैक्टोरियल एनालिसिस का यूज करा जाता है, और फैक्टोरियल एनालिसिस आपके नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए नहीं यूज करा जाता है। सो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, फैक्टोरियल एनालिसिस, क्रम गुणित विश्लेषण। अगला प्रश्न, निगमनात्मक सिद्धांत है, डिडक्टिव थ्योरी इज वन दैट। सो इस प्रश्न में हमें निगमनात्मक सिद्धांत क्या होता है उससे हमको बताना है, उससे रिलेटेड हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए, हमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा, यानी डिडक्टिव थ्योरी क्या होती है ये बताना है। हम डिडक्टिव थ्योरी में हम क्या करते हैं, उद्देश्य क्या होता है इसका, ये बताना है हमें इस प्रश्न में। सो याद रखिए 2 टाइप की थ्योरी होती है, या फिर 2 टाइप की अप्रोच होती है, या फिर 2 टाइप की रीजनिंग होती है। एक होती है इंडक्टिव और दूसरी होती है डिडक्टिव। इंडक्टिव मतलब कुछ इंड्यूस करना, कुछ आप क्या करते हो, थ्योरी बनाते हो, जिसमें थ्योरी की हेल्प से डेटा बनाते हो, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हो, इंफॉर्मेशन एकत्र करते हो, कुछ जनरल थ्योरी दे देते हो, उसे हम कहते हैं इंडक्टिव थ्योरी। अब डिडक्टिव थ्योरी में क्या करते हो आप, डिडक्टिव थ्योरी में आप आपकी जो थ्योरी प्रेजेंट होती है, जो आपने इंडक्टिव थ्योरी में या फिर इंडक्टिव रीजनिंग में जब भी आप थ्योरी बना लेते हो, जब भी आपके पास सिद्धांत होते हैं, उन्हीं सिद्धांतों को यूज करते हुए उनको इन्वॉल्व करते हो आप आपकी डिडक्टिव थ्योरी में, और डिडक्टिव थ्योरी में उनको इन्वॉल्व करने के बाद उस पर आप आपके हाइपोथेसिस ले डाउन करते हो, यानी परिकल्पना ले डाउन करते हो। मतलब आप ये बताते हो कि आपके ज्ञान के अनुसार आप कुछ भविष्यवाणी करते हो और देखते हो कि आपकी भविष्यवाणी कितनी सही है या फिर कितनी गलत है, उसी को हम कहते हैं परिकल्पना और हाइपोथेसिस। सो याद रखिएगा डिडक्टिव थ्योरी वो थ्योरी होती है जिसमें थ्योरी इन्वॉल्व होती है, यानी थ्योरी पहले से ही हमारे पास प्रेजेंट होती है, थ्योरी इन्वॉल्व भी होती है, और एक्सप्लिसिटली
एक्सप्लिसिटली, यहाँ पर एक्सप्लिसिटली मतलब हम उसमें करते ही है जो काम, यानी हम हमारी हाइपोथेसिस को डिफाइन ही करते हैं। हाइपोथेसिस को आप डिफाइन करोगे तभी तो आप उसको टेस्ट कर पाओगे, तभी तो आप उसको एनालाइज कर पाओगे, तभी तो आप कुछ ऑब्जर्वेशंस बताओगे आपके जो भी है। सो याद रखिएगा, डिडक्टिव थियोरी वो थियोरी होती है जिसमें आपके पास थ्योरी इन्वॉल्व होती है और एक्सप्लिसिटली आप किस चीज पर फोकस करते हो, आपके हाइपोथेसिस को डिफाइन करने के लिए। ओके, यानी सिद्धांत और स्पष्ट रूप से परिभाषित परिकल्पना शामिल करते हैं हम निगमनात्मक सिद्धांत में। सो इस प्रश्न का आपका विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। अब जो ऑप्शंस बच गए उन्हें भी हम एक एक बार देख लेंगे। विकल्प में आपको दिया गया है अलाउस थियोरी टू इमर्ज आउट डेटा, यानी सिद्धांत को डेटा से बाहर निकालने के लिए अनुमति देता है। तो ये क्या करता है, ये हमें जो विकल्प दिया गया है ये इंडक्टिव थियोरी के लिए दिया है, क्योंकि हम सिद्धांतों की मदद से डेटा बनाते हैं, डेटा इमर्ज आउट करते हैं। तो यहाँ पर आपका विकल्प ए गलत हो जाएगा। उसी तरीके से विकल्प सी अलाउस फॉर फाइंडिंग्स टू फीडबैक इनटू टू सॉक ऑफ नॉलेज, नॉलेज के लिए हम यहाँ पर कुछ नहीं करते, बल्कि डिडक्टिव रीजनिंग में हम बस हाइपोथेसिस को ले डाउन करते हैं, उसे टेस्ट करते रहते हैं। तो यहाँ पर विकल्प सी भी आपका गलत हो जाएगा। उसी तरीके से विकल्प डी यूजेस क्वालिटेटिव मेथड्स व्हेनेवर पॉसिबल, यानी जब भी संभव हो गुणात्मक विधियों का उपयोग करते हैं। नहीं, डिडक्टिव थियोरी आपकी ये आपकी क्वांटिटेटिव मेथड से रिलेटेड होती है, ना कि क्वालिटेटिव। ओके, सो यहाँ पर आपका विकल्प डी भी गलत हो जाएगा और इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, इन्वॉल्व थ्योरी और एक्सप्लिसिटली डिफाइंड हाइपोथेसिस। अगला प्रश्न, मानक त्रुटि क्या है? व्हाट इज स्टैंडर्ड एरर? तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि मानक त्रुटि क्या होती है, इसकी हमें परिभाषा बतानी है। तो मानक त्रुटि यानी स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, मान लीजिए आपने पॉपुलेशन लिया, पॉपुलेशन में से कुछ लोगों को लिया जो आपका सैंपल बन गया। अब इस सैंपल पर आप क्या करते हो, आपकी रिसर्च परफॉर्म करते हो इस सैंपल पर और इस नमूनों पर आप आपकी शोध परफॉर्म करते हो। अब शोध परफॉर्म करने के बाद आपके पास जो आपको डेटा मिल रहा है, जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो मान लीजिए आपने एक सैंपल ले लिया, पॉपुलेशन में से कुछ लोगों को ले लिया, अपने नमूनों को चुन लिया आपने। अब यहाँ पर जो आपने नमूनों को चुन लिया उन पर आप स्टडी परफॉर्म कर रहे हो। आप देख रहे हो कि नमूनों में से यानी सैंपल्स जो है उनकी हाइट क्या है, आपको देखना है इस पर्टिकुलर एरिया में ज्यादातर लोगों की हाइट क्या होती है। सो आपने क्या करा, आपने इंफॉर्मेशन ले लिया, आपने हर एक मेंबर के सैंपल में से हर एक मेंबर की हाइट को नाप लिया, उनके कद को आपने नाप लिया। अब नापने के बाद आप क्या करोगे, आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है आप उसे एक डिस्ट्रीब्यूशन में सबमिट करते हो, एक डिस्ट्रीब्यूशन में उसे आप शिफ्ट करते हो। किस तरीके से करोगे, तो यहाँ पर आप आपके वैल्यूज पुट करोगे और देखोगे कि कितने लोग हैं, लोग बताओगे और वाई एक्सिस पे आप डिस्ट्रीब्यूशन बनाओगे क्योंकि लोगों की हाइट कुछ इस तरीके से है मान लीजिए। अब ये हो गया मेरा डिस्ट्रीब्यूशन। अब मिडिल वैल्यू मीन हो सकता है, ओके, क्योंकि ये हमारा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा है। सो यहाँ पर मीन और मीडियन मोड सब एक ही जगह होते हैं बेसिकली। अब यहाँ पर मुझे ये देखना है कि मीन से कितने वैल्यूज मेरे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितना मेरा डेटा जो है फैला हुआ है। जितना ज्यादा मेरा डेटा फैला होगा उतना ज्यादा एरर होने के चांसेस होते हैं। सो जैसा यहाँ पर आप देख रहे हो कितना डेटा फैला हुआ है मीन से, ये मान लीजिए यहाँ पर मीन है मेरा, मीन से मैं ये देखूंगी कि मेरा डेटा, मेरा जो इंफॉर्मेशन है कितना फैला हुआ है। मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनकी हाइट इस रीजन में लाई कर रही है, बहुत सारे लोग हैं जिनकी हाइट इस रीजन में लाई कर रही है। सो ये मीन से उतना दूर चले जाते हैं, इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या बताता है बेसिकली कि आपका डेटा किस तरीके से स्प्रेड आउट है। और स्टैंडर्ड डिविएशन जो होता है, सैंपल का जो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है उसी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड एरर। ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है आपको। आपने क्या करा, सैंपल से कुछ इन्फॉर्मेशन ले ली, डेटा कलेक्ट कर लिया, उसको आपने कुछ ग्राफ में इस तरीके से स्प्रेड आउट कर ली। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर मीन ड्रॉ कर लिया, मेरा मीन यहाँ पर आ रहा है, ज्यादातर लोगों की हाइट यहाँ पर आ रही है। अब मैं क्या देखूंगी कि मेरा डेटा किस तरीके से कितना स्प्रेड आउट है, कितना फैला हुआ है। तो जितना फैला हुआ रहता है डेटा उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। ये ये सैंपल का आपका स्टैंडर्ड डिविएशन है और जो आपके सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन होता है वही होता है आपका स्टैंडर्ड एरर। आपको ये पता होना चाहिए। तो इस प्रश्न का आपका विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। उसी तरीके से हम जो रिमेनिंग ऑप्शंस दिए गए हैं उन्हें भी हम एक एक बारी देख लेते हैं, आपको पता चल जाए कि और कौन से एरर्स भी होते हैं।
जैसे यहाँ पर विकल्प बी आपको दिया है मॉडल एरर वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड रेंज ऑफ अ स्टैटिस्टिक, आंकड़े भी मानक श्रेणी का मॉडल त्रुटि नाम। तो मॉडल एरर क्या होता है, मतलब मॉडल त्रुटि क्या होती है आपको ये पता होना चाहिए। मॉडल एरर किस नेम से आया है, मॉडल को हम मोड भी कहते हैं। अब मोड क्या होता है, मोड आपके डेटा में ऐसी वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है। मान लीजिए आपको कुछ डेटा मिल गया, ओके, उसमें आपके डेटा में 50 वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, तो ये क्या हो गया आपके डेटा की मोड। अब मोड में भी कुछ एरर्स होने के चांसेस होते हैं, जो आपके डेटा में ज्यादा बार रिपीट हो रही है वैल्यू, तो उसके रेंज में कुछ एरर हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं मॉडल एरर। तो यहाँ पर हमें रेंज से रिलेटेड कुछ नहीं दिया गया है, मतलब मोड ऐसे ज्यादा वैल्यूज नहीं पूछी गई कि आपके डेटा में जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है, तो यहाँ पर आपका विकल्प भी गलत हो जाएगा। उसी तरीके से विकल्प सी एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक, यानी आंकड़े के मानक विचलन की गणना में त्रुटि। आपने क्या करा, स्टैंडर्ड डिविएशन से आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब आपने कुछ इस तरीके से आपका डेटा स्प्रेड आउट कर लिया, उससे आप क्या कर रहे हो, उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हो और उससे आपको कुछ एरर हो गया, तो उसे हम क्या कहेंगे, एरर्स इन कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। तो हमें स्टैंडर्ड डिविएशन के कैलकुलेशन से रिलेटेड कुछ प्रश्न नहीं दिया गया है, यहाँ पर आपका विकल्प सी गलत हो जाएगा। उसी तरीके से विकल्प डी स्टैंडर्डाइज स्टैटिस्टिक टू मिनिमाइज एरर। स्टैंडर्डाइज स्टैटिस्टिक क्या होता है, आपके पास एक स्केल होती है, उसी स्केल में आप सारे एक पर्टिकुलर एक स्केल होती है जिसमें आप सारे वैल्यूज को फिट करने की कोशिश करते हो, उसे हम कहते हैं स्टैंडर्डाइज स्केल। अब स्केल होती है, सॉरी, स्टैंडर्डाइज स्टैटिस्टिक, तो स्केल होती है जिसमें आप सारे वैल्यूज को फिक्स करने की कोशिश करते हो, उसको स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश करते हो ताकि एरर आपका मिनिमम हो। सो इसे हम कहते हैं मिनिमाइज स्टैंडर्डाइज्ड स्टैटिस्टिक टू मिनिमाइज एरर। सो यहाँ पर हमें इससे भी रिलेटेड कुछ प्रश्न नहीं पूछा गया है, यहाँ पर आपका विकल्प डी गलत उत्तर हो जाएगा और इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। अगला प्रश्न, केस स्टडी पद्धति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट केस स्टडी मेथड। सो इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि केस स्टडी पद्धति जो होती है, केस स्टडी पद्धति के मेथड से रिलेटेड हमें कुछ विकल्प दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही नहीं है, केस स्टडी मेथड से रिलेटेड नहीं है। अब केस स्टडी मेथड क्या होता है, केस स्टडी पद्धति होती क्या है, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए। सो केस स्टडी मेथड वो मेथड होता है जिसमें रिसर्चर्स 4 to 5 पीपल का ग्रुप बना लेते हैं, 4 to 5 एक्सपर्ट्स भी हो सकते हैं, उसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक पर डिटेल में डिस्कशन होता है और उसमें आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। सो इसे हम कहते हैं केस स्टडी। सो याद रखिए केस स्टडी में डिटेल में जो आपके 4 to 5 पीपल का आप ग्रुप बना लेते हो, जैसे 4 से 5 व्यक्ति होते हैं आपके ग्रुप में, सो वो डिस्कशन करते हैं। सो डिस्कशन से उनको जो भी डेटा मिलता है ये वर्ड्स और टेक्स्ट के फॉर्म में डेटा मिलेगा। जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए आप किसी आईफोन के बारे में या फिर कोई आईफोन जब लॉन्च किया जाता है, मान लीजिए तो 4 to 5 पीपल का ग्रुप बनाया जाता है, 4 to 5 एक्सपर्ट्स का, जिन्होंने प्रोग्रामिंग में एक्सपर्ट्स है, जो इनका जो रहता है ग्रुप बनाया जाता है, उनको इनविटेशन दिया जाता है, फिर वो इनविटेशन एक्सेप्ट कर फिर उस ग्रुप को ज्वाइन कर उसमें डिटेल में उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो उसे यहाँ पर डिस्कशंस के थ्रू जो उनको इंफॉर्मेशन मिलती है कि वर्ड्स और टेक्स्ट के फॉर्म में मिलती है। सो वर्ड्स और टेक्स्ट के फॉर्म में कौन सी आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, सिर्फ और सिर्फ क्वालिटेटिव रिसर्च में। सो याद रखिए केस स्टडी मेथड जो होता है आपके क्वालिटेटिव नेचर का होता है। क्वालिटेटिव रिसर्च में भी हम क्या करते हैं, हमारे पास जो भी डेटा मिलता है वर्ड्स और टेक्स्ट के फॉर्म में मिलता है, नंबर्स के फॉर्म में हमें डेटा नहीं मिलता है। हम यहाँ पर डेटा जमा करते हैं, बेसिकली हम थ्योरीज बनाते हैं, हम डेटा एकत्र करते हैं, डेटा को एक न्यू डेटा हमारे पास मिलकर आता है। सो ये होती है आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च, जिसमें आपके पास जो डेटा होता है ये वर्ड्स और टेक्स्ट के फॉर्म में होता है जनरली। सो ये पता चल गया हमें कि आपकी जो केस स्टडी मेथड होता है ये क्वालिटेटिव नेचर का होता है, यानी गुणात्मक नेचर का होता है। देन यहाँ पर ऑप्शन ए और बी देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए दिया गया है, इट इज एन एक्सपेंसिव मेथड। यस, आपका केस स्टडी मेथड जो होता है एक्सपेंसिव होता है। एक्सपेंसिव मेथड क्यों होता है, अब जैसे आप 4 to 5 एक्सपर्ट्स को बुला रहे हो, ओके, मान लीजिए आपने कोई न्यू डिसीज आई है, उस पर आपने कोई एक्सपर्ट्स को बुलाया है जो बहुत फेमस हैं और जो पूरे वर्ल्ड से आपने बुलाया है, या फिर कोई भी अपने कंट्री से बुलाया है, कोई भी अपने सिटी से बुलाया है। सो यहाँ पर उनको इनविटेशन के लिए आपको अप्रोच करना होता है, फिर वो आते हैं, वो आपकी फी चार्ज करेंगे, जो भी करेंगे। सो यहाँ पर उनको जो ये मेथड होता है एक्सपेंसिव होता है,
ओके, सो ये मेथड एक एक्सपेंसिव मेथड होता है कंपेयर टू अदर मेथड्स। सो यहाँ पर आपको विकल्प ए भी सही दिया गया है। उसी तरीके से विकल्प भी दे रहा है मेनी चांसेस ऑफ मेकिंग एरर्स, यानी यहाँ पर एरर्स यानी गलतियां करने के बहुत संभावनाएं होती है। आपकी जो त्रुटि होती है, त्रुटि बहुत ज्यादा होने के आपकी संभावनाएं होती। क्यों ज्यादा हो सकती है? क्योंकि यहाँ पर जैसे मैंने बताया आपको, केस स्टडी मेथड में 4 to 5 पीपल का, 4 से 5 व्यक्तियों का ग्रुप बना लेते हैं। उसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक पर डिटेल में आपको डिस्कशंस होते हैं, आपको डिटेल में डिस्कस करना होता है। सो इससे क्या होता है, बहुत ज्यादा डेटा निकल के आता है आपके पास। सो बहुत ज्यादा डेटा होने की वजह से, बहुत डिटेल में आप पढ़ते हो तो बहुत ज्यादा होने की वजह से एरर ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। सो ये भी आपको सही विकल्प दिया गया है। सो बच गया आपका ऑप्शन जी। तो याद रखिएगा, आपका जो केस स्टडी मेथड होता है ये क्वांटिटेटिव मेथड नहीं होता है। यानी आपका केस स्टडी पद्धति जो होती है ये मात्रात्मक प्रकृति नहीं होती है, ये आपकी गुणात्मक होती है। गुणात्मक नेचर की होती है, ना कि मात्रात्मक। मात्रात्मक नेचर क्या होता है? जिसमें आपके पास सिर्फ नंबर्स में इंफॉर्मेशन हो। ओके, आप जिसमें स्टैटिस्टिकल मेथड ज्यादा यूज करो, मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स आप यहाँ पर ज्यादा यूज करते हो। तो इसीलिए केस स्टडी मेथड जो होता है आपका एक क्वांटिटेटिव नेचर का नहीं होता है। और हमें भी प्रश्न में यही पूछा गया है कि केस स्टडी मेथड के बारे में कौन सा विकल्प सत्य नहीं है। सो वो है आपका विकल्प डी। सो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी और विकल्प डी। अगला प्रश्न, किस प्रकार का शोध मौजूदा स्थिति में संशोधन पर केंद्रित है? Which of the type of research focuses on embedding the prevailing situation? तो इस प्रश्न में पूछा गया है ऐसे कौन से रिसर्च है जिसका उद्देश्य ये होता है कि जो करंट सिचुएशन है उसको बदल देती है, करंट सिचुएशन को वो सॉल्व कर देती है, उसको बदल देती है एक तरीके से। यहाँ पर अमेंडिंग का मतलब होता है कि बदल देना, और प्रेवेलिंग सिचुएशन यानी करंट सिचुएशन। करंट कुछ, मान लीजिए कुछ करंट आपके पास समस्या है अभी जो चल रही है, मौजूदा आपके पास जो स्थिति है उस स्थिति को आपको चेंज करना है। सो आप कौन सी रिसर्च का उपयोग करोगे, कौन से शोध का आप उपयोग करोगे, कौन से अनुसंधान का आप उपयोग करोगे, यह हमें पता करना है। सो याद रखिए, जब भी आपके एग्जाम में कुछ प्रश्न आता है और प्रश्न में कुछ करंट स्टेटस का आपको चेंज करना है, सो ये आपका आ जाएगा एक्शन रिसर्च से रिलेटेड। एक्शन हो रहा है, आपने जो करंट आपका जो भी सिचुएशन है, जो भी स्थिति है, उसको आपने चेंज कर दिया। सो आपने यहाँ पर एक एक्शन परफॉर्म किया, जिसे हम कहते हैं एक्शन वर्ब, कि आपने कुछ एक्शन कर लिया। मतलब करंट सिचुएशन थी, कुछ समस्या होगी, करंट कुछ सिचुएशन, उसको आपने बदल दिया। अब मान लीजिए करंट सिचुएशन ये है कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपको मान लीजिए मैं लाइव क्लास ले रही हूँ, तो आप मुझे बोलोगे कि मैम मुझे ये टॉपिक समझ नहीं आया है। सो मैं क्या करूंगी, आपको फिर से रिपीट करना स्टार्ट कर दूंगी। सो मैंने यहाँ पर क्या किया, आपको फिर से मैं दूसरे मेथड से स्टार्ट कर दूंगी आपको पढ़ाना। सो मैंने यहाँ पर एक्शन ले लिया। ओके, और आपकी समस्या का समाधान भी निकल गया, आपकी समस्या खत्म हो गई। इस सिचुएशन का मैंने इस सिचुएशन को बदल दिया। ओके, जिस सिचुएशन थी, जो स्थिति थी मौजूदा, उसको मैंने बदल दिया। तो मैं ऐसा किस रिसर्च में करूंगी, किस शोध में मैं ऐसा कर सकती हूँ? क्रियाविधि शोध में, यानी एक्शन रिसर्च में। सो इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। उसी तरीके से जो बचे हुए ऑप्शन है उन्हें भी हम एक एक बारी देख लेंगे। विकल्प भी आपको दिया गया है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च यानी प्रायोगिक अनुसंधान। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है, प्रायोगिक अनुसंधान क्या होती है? जिसमें आप दो चरों के बीच में कारण और प्रभाव देखते हो। दो चरों के बीच में किस तरीके का संबंध है, कैसा संबंध है, कैसा दो चरों के बीच में किस तरीके से कारण और प्रभाव है। एक वेरिएबल को, एक चर को हेरफेर करने से दूसरे पर वो कैसा प्रभाव दिखा रहा है, ये हम देखते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। सो यहाँ पर हमें किसी वेरिएबल्स, किसी चरों के बीच का रिलेशन हमें नहीं दिया गया है प्रश्न में। तो यहाँ पर आपका विकल्प भी गलत उत्तर हो जाएगा। उसी तरीके से विकल्प सी, मौलिक अनुसंधान, जिसे हम फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं। सो मौलिक अनुसंधान का उद्देश्य क्या होता है, मेन एम क्या होता है कि रिसर्चर इस रिसर्च को इसीलिए करते हैं ताकि वो अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सके, ताकि वो अपनी क्यूरियोसिटी को फुलफिल कर सकते हैं, अपनी जिज्ञासा को वो फुलफिल कर सके, इसीलिए मौलिक अनुसंधान का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर मौलिक अनुसंधान भी इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं होगा। इसी तरीके से विकल्प डी, कंक्लूसिव रिसर्च यानी निर्णायक अनुसंधान, जिसमें आप निर्णय लेते हो, जिसमें आप कुछ कंक्लूजन्स पर आते हैं, आप कुछ कंक्लूजन बता दे, उसे हम कहते हैं कंक्लूसिव रिसर्च। तो यहाँ पर आपका विकल्प डी भी इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं होगा। इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, एक्शन रिसर्च और क्रियाविधि अनुसंधान। एंड आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।